अगर हम इस सिंपल से रिएक्शन को देखें जहाँ पर कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन में प्रोडक्ट के तौर पे पानी बन रहा है, तो इस रिएक्शन में ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है और इस जगह पे जहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका इंट्रिंसिक मतलब होता है कि यहाँ पर 1 है। तो ये जो स्टेटमेंट है, या हम कह सकते हैं ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन से हम कुछ इंटरप्रिट कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन बना सकते हैं इससे। वो ये कि दो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का दो मॉलिक्यूल, यहाँ पर H2 का मतलब होता है दो हाइड्रोजन एटम मिलके एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है। वैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, दो ऑक्सीजन एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बन रहा, तो दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके दो पानी का मॉलिक्यूल बना रहा है। H2O पानी का एक मॉलिक्यूल होता है। पर इन रियल लाइफ जब हम रिएक्शंस के साथ डील करते हैं तो उस समय मतलब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ जो रिएक्ट कर रहा है, उसमें जो हम मेज़र करते हैं उसके क्वांटिटी को, तो वो एटम और मॉलिक्यूल के सेंस में हम मेज़र नहीं करते हैं, या नॉर्मली हम डे टू डे लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में उसे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। हम उसे ग्राम, किलोग्राम वगैरह उस तरह के यूनिट जिसे कि हम आसानी से परसीव कर सकते हैं, हम आसानी से अपने हाथों से नाप सकते हैं, ऐसे यूनिट में रिप्रेजेंटेड जो क्वांटिटीज़ है उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब हम कहते हैं कि इतना ग्राम का हाइड्रोजन इतना ग्राम के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और इतना ग्राम पानी बनाता है। इन रियलिटी अगर हम डेटा देखें तो 4.032 ग्राम हाइड्रोजन ये 31.998 ग्राम ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करता है तो ये 36.030 ग्राम इतना पानी बनाता है। तो ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है हमारे लिए, ये ग्राम में मेज़र करना या किलोग्राम में मेज़र करना। लेकिन अगर ये इन्फॉर्मेशन रहे, जिस इन्फॉर्मेशन को हम इस इक्वेशन से आसानी से इंटरप्रेट कर सकते हैं, अगर ये वाला मॉलिक्यूल वाला इन्फॉर्मेशन अगर रहे तो उस इन्फॉर्मेशन से हम आसानी से इस इन्फॉर्मेशन तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए हमें जानना होता है मोल क्या होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट, और उसके बाद मोलर मास, और फिर स्टोइकियोमेट्री। फिर इनको जानने के बाद हम इस तरह का इंटर कन्वर्जन, मतलब मॉलिक्यूल्स में रिप्रेजेंटेड स्टेटमेंट को, एक केमिकल इक्वेशन के स्टेटमेंट को हम ग्राम, किलोग्राम वगैरह में या मोल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो एटम मॉलिक्यूल को मेज़र करने के लिए जो सबसे कन्वीनियंट यूनिट होता है। नॉर्मली एटम मॉलिक्यूल का मास इतना छोटा होता है कि नॉर्मली हम उसे किलोग्राम या ग्राम में मेज़र या रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। हम उसे एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, जिसे कि डाल्टन भी कहा जाता है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो डेफिनेशन होता है ये कुछ इस तरह का होता है कि 1 डाल्टन या फिर 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 12 या 1/12 ऑफ द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम, अनबाउंड कार्बन 12 एटम। और वो एटम ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहे, और वो एक्साइटेड स्टेट में ना रहे, इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट में रहे, और न्यूक्लियर ग्राउंड स्टेट में भी रहे। वो सारे ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो फ़िलहाल आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आपके लिए ये स्टेटमेंट ज़रूरी है कि 1 डाल्टन या 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, इस यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट को U से भी रिप्रेजेंट किया जाता है इन शॉर्ट सिंबल के तौर पे। दैट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम। देखिए कार्बन के अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन 12 एक ऐसा आइसोटोप है कार्बन का जिसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स होता है और 6 न्यूट्रॉन्स होता है। ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये वाला कार्बन। कार्बन 13 भी होता है जिसमें कि एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, और कार्बन 14 भी पाया जाता है जिसमें कि 2 न्यूट्रॉन्स एक्स्ट्रा होता है, मतलब 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन्स होता है। सो ये जो कार्बन 12 है इसे बेस माना गया, और इसका जो मास है उसके मास के 1 डिवाइडेड बाई 12 पार्ट को, उसे 12 भाग करने के बाद जितना बना मास, उसे 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है, और इसी से एटम्स और मॉलिक्यूल्स के मास को रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें हाइड्रोजन
एक हाइड्रोजन एटम की, सो हाइड्रोजन एटम का जो एवरेज एटॉमिक मास होता है, यहाँ पर भी चूँकि हाइड्रोजन के अलग अलग आइसोटोप्स मिलता है, हाइड्रोजन 1 जिसे कि प्रोटियम कहा जाता है, हाइड्रोजन 2 जिसे कि ड्यूटेरियम कहा जाता है, और हाइड्रोजन 3 जिसे कि ट्रीटियम कहा जाता है। तो इस फॉर्म में हाइड्रोजन मिलता है अलग अलग अबंडेंसेस में। सो उसका अगर एवरेज लिया जाए, एक सैंपल लिया जाए हाइड्रोजन का, उसमें बहुत सारा हाइड्रोजन 1 रहेगा, उसमें कुछ हाइड्रोजन 2 रहेगा और बहुत कम हाइड्रोजन 3 रहेगा। तो इन सब का जो एवरेज निकल के आएगा, सब एटम्स का जो एवरेज निकल के आएगा, वो एवरेज होता है 1.008 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। उसी तरह से ऑक्सीजन का केस अगर देखें, ऑक्सीजन का भी अलग अलग आइसोटोप्स होता है। ऑक्सीजन 16 सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिसमें 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होता है। फिर ऑक्सीजन 17 होता है, ऑक्सीजन 18 भी मिलता है, 1 प्रोटॉन और 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा होता है उनमें। सो यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, 1 न्यूट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा होता है वहाँ पर। सो ऑक्सीजन का जो एवरेज मास निकल के आता है एटम का, सब एक सैंपल लिया ऑक्सीजन का, तो उसमें बहुत सारा ऑक्सीजन 16 रहेगा, बहुत सारा, उसमें थोड़ा बहुत ऑक्सीजन 17 रहेगा और बहुत थोड़ा ऑक्सीजन 18 रहेगा। तो सबका जो एवरेज निकल के आता है वो होता है 15.999 इतना यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। सो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के मासेस को इस U यानी कि डाल्टन भी कह सकते हैं आप इसे, U यानी कि यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस इक्वेशन के फॉर्म में कि 1U इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम। अब ये जो कार्बन 12 एटम का मास होता है, दैट मास इज़ इक्वल टू, आज हम सॉफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी से जैसे कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री हो गया वगैरह वगैरह, इनसे हम इसके मास को प्रिसाइजली, बहुत प्रिसीजन तक इसके मास को हम मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ जो मास निकल के आया कार्बन 12 एटम का, ये मास होता है 1.99264688 इंटू 10 टू द पावर -23 इतना ग्राम। अब ये जो 1U है, 1U इसका 1/12 है, इस कार्बन 12 एटम का जो मास है उसका 1/12 है, मतलब ये जो नंबर है इसका 1/12 है। तो इस नंबर को 1.99264688 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम, इसे अगर 12 से हम डिवाइड करते हैं तो हमें जो नंबर मिलता है वो नंबर होता है 1.6605390066 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो देखिए यहाँ पर U और G के बीच का हमें एक इंटर रिलेशन मिल रहा है। अब अगर यहाँ से क्वेश्चन किया जाए कि कितना U बराबर 1 ग्राम होता है, यहाँ पर ये कहा जा रहा कि इतना ग्राम बराबर 1 U होता है। अगर सवाल ऐसा हो कि कितना U बराबर 1 ग्राम होता है, तो हम ये कह सकते हैं ऐसा कि हम मान लेते हैं कि x इंटू 1U इज़ इक्वल टू 1 ग्राम। तो देखिए यहाँ पर अगर x का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो U और G को इंटर रिलेट करने वाला नंबर जो है वो नंबर हमें पता चल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर सिमिलर काइंड ऑफ यूनिट्स होते हैं, एक ही तरह के फिजिकल क्वांटिटी मेज़र करने वाला, तो उनको इंटर रिलेट करने वाला फैक्टर एक प्योर नंबर होता है। जैसे कि इंच और सेंटीमीटर को इंटर रिलेट करने वाला फैक्टर 2.54 होता है। 2.54 इंटू 1 सेंटीमीटर या फिर 2.54 सेंटीमीटर, दैट इज़ इक्वल टू 1 इंच होता है। मतलब इंच और सेंटीमीटर को इंटर रिलेट कर रहा है जो फैक्टर, वो फैक्टर है 2.54। सिमिलरली ग्राम और किलोग्राम, इनको इंटर रिलेट करने वाला जो फैक्टर होता है ये 1000 होता है। 1000 ग्राम इज़ इक्वल टू 1 किलोग्राम होता है। सो यहाँ से इस रिलेशन से अगर हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, पता करते हैं, तो फिर वही x जो है U और G को, मतलब यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट और ग्राम, इन दोनों को इंटर रिलेट करेगा। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऑब्वियसली x इज़ इक्वल टू 1 ग्राम डिवाइडेड बाय 1U। अब ये जो वैल्यू है U का, उस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर
सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो वैल्यू इसका यहाँ पर निकल के आया, तो फिर हमें x का वैल्यू जो है, ये x का वैल्यू पता चल जाएगा। वेल 39066 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो यहाँ से आप देखें, सबसे पहले तो ये ग्राम और ये ग्राम कैंसिल हो गया। अगर आप ये वाला डिवीज़न परफॉर्म करते हैं तो आपको एक नंबर मिलता है यहाँ पर, वो नंबर होता है 6.02214076 इंटू 10⁻23। ये नंबर हमें मिलता है। ये नंबर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग नंबर है। इस नंबर को सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख दूँ, इस नंबर को कहा जाता है आवोगाद्रो नंबर। आवोगाद्रो नंबर। सो दिस इज़ आवोगाद्रो नंबर। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है। इंटरेस्टिंग क्यों? क्योंकि देखिए, ये u और g को इंटर रिलेट कर रहा है। यहाँ से इस रिलेशन से आप देखें, इस रिलेशन से x का जो वैल्यू ये वाला निकल के आया, विच इज़ कॉल्ड आवोगाद्रो नंबर। सो वहाँ से हम कह सकते हैं कि 6.02214076 इतना u, या फिर इंटू 1 u भी कह सकते हैं हम, इतना u इज़ इक्वल टू 1 ग्राम होता है। सो ये जो रिलेशन है, इसी रिलेशन के कारण यहाँ पर मैं फिर से 10 का पावर जो है 10⁻23, ये भूल गया लिखना। सो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन वैलिड होने के कारण, या फिर ग्राम और यू के बीच ऐसा रिलेशन होने के कारण ही ये जो नंबर है आवोगाद्रो नंबर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर बन के उभरता है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये इतना इंटरेस्टिंग नंबर क्यों है। लेट से हम बात कर रहे हैं कार्बन की। लेट से हम अभी कार्बन की बात कर रहे हैं। सो कार्बन ये एटॉमिक फॉर्म में होता है। कार्बन का अगर एक छोटा सा टुकड़ा ले तो वो एटॉमिक फॉर्म में रहता है। कार्बन मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं रहता, एटॉमिक फॉर्म में रहता है, क्रिस्टल बना के रहता है। सो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है, एवरेज एटॉमिक मास जो होता है, कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास जो होता है, ये एवरेज एटॉमिक मास होता है 12.011 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। ये कार्बन का एटॉमिक मास होता है। मतलब एक एटम का, एक कार्बन एटम का एवरेज मास इतना होता है। कार्बन 12 का मास तो 12 U होगा, लेकिन कार्बन 13 भी है, कार्बन 14 भी है थोड़े मोड़े अमाउंट में, जो कि इसके एवरेज मास को इंक्रीज़ करेगा, जिसके कारण ये निकल के आता 12.011 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। अब यहाँ पर आप देखें, ये तो एक एटम का एवरेज मास हो गया ना। अगर हम कंसीडर करें 6.022140076 into 10⁻23 atoms of carbon, तो फिर इसका टोटल मास कितना होगा? अब इसका जो टोटल मास होगा, इसका मास होगा, सो मास ऑफ, मैं लिख दूँ मास ऑफ इतने एटम्स। सो उसका जो मास निकल के आएगा वो ऑब्वियसली होगा 02214। देखिए, जब आप इस नंबर को, आवोगाद्रो नंबर को लिखेंगे या यूज़ करेंगे तो इतना प्रिसाइजली हम लोग नहीं लिखते हैं। हम नॉर्मली 6.022 इंटू 10⁻23 लिख देते हैं। समटाइम्स 6.02 भी लिखते हैं हम, 6.02 इंटू 10⁻23। सो ये जो आवोगाद्रो नंबर है, इतने एटम्स ऑफ कार्बन का मास अगर आप देखें तो ये ऑब्वियसली होगा इतना इनटू एक कार्बन एटम का जो मास है। एक कार्बन एटम का मास कितना है? एवरेज मास है 12.011 U। ये किसके बराबर होगा आप एक बार देख लेना। यहाँ पर ये जो नंबर है, ये नंबर जैसे ही ये U के साथ मल्टीप्लाइड होगा वैसे ही ये क्या बन जाएगा? ग्राम बन जाएगा। इनके बीच यही इंटर रिलेशन था ना। ये रिलेशन आप देखें, 6.022140076 इंटू 10⁻23 U इज़ इक्वल टू 1 ग्राम। सो वही वाला जो रिलेशन है उसके कारण यहाँ पर
यहाँ पर ये जो नंबर है इसके साथ u को मल्टीप्लाई करने से ये ग्राम बन जाएगा। हेंस ये जो है ये किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा 12, ये वाला नंबर देखें 12.011 ग्राम के बराबर हो जाएगा। आप यहाँ पर देखें कार्बन के एक एटम का एवरेज मास जो होता है, एवरेज मास होता है इतना u 12.011 u। और अगर इतने एटम्स ऑफ कार्बन हम ले तो फिर उसका मास निकल के आएगा 12.011 ग्राम। इसीलिए ये जो है ये जो नंबर है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग नंबर है, जैसे कि एवोगाद्रो नंबर कहा जाता है। यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि अगर हम किसी भी तरह के एलिमेंट को ले, अगर उसका एटॉमिक मास हमें पता है तो फिर हम कह सकते हैं कि इतने नंबर ऑफ एटम्स उसका अगर लिया जाए तो फिर ग्राम में उसका मास कितना होगा। जो उसका एटॉमिक मास होगा, जो न्यूमेरिक वैल्यू होगा एटॉमिक मास का, वही न्यूमेरिक वैल्यू सिर्फ यूनिट में आप ग्राम लगा दें, जो यू था वहाँ पर ग्राम लग जाएगा। अगर इसी तरह से हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन देखें नॉर्मली एटॉमिक फॉर्म में तो होता नहीं है, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। इसका जो एवरेज एटॉमिक मास होता है ऑक्सीजन का, एवरेज एटॉमिक मास, जो मैं यहाँ पर एटॉमिक मास लिख रहा हूँ, नॉर्मली एटॉमिक मास को आइसोटोप्स के लिए यूज़ किया जाता है, स्पेसिफिक आइसोटोप के लिए। तो यहाँ पर हम जो एटॉमिक मास लिख रहे हैं ये एटॉमिक मास एवरेज एटॉमिक मास है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो होता है ये होता है 15.999 U होता है। अब अगर आप मास ऑफ O2 देखें, ऑक्सीजन तो डाई एटॉमिक फॉर्म में होगा। मास ऑफ O2 इसका जो एवरेज मास होगा ऑब्वियसली इसका दुगना होगा, ये तो एक एटम का मास हो गया, इसका दुगना होगा। इसका डबल जो होगा ये होगा 31.998 U। एक मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास इतना होता है 31.998, जिसे कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास, एटम के मास को एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है। ये एवरेज मॉलिक्यूलर मास है, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का सैंपल लेंगे तो उसमें बहुत सारे ऑक्सीजन 16 भी होगा, 17 भी होगा कुछ, और 18 भी कुछ होगा। ये उसका एवरेज निकल के आता है। अब आप देखिए, अगर हम इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले, मास ऑफ कितना 6.02214076 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, मैं ऑक्सीजन की जगह O2 लिख दे रहा हूँ, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। वैसे O2 का मतलब ही होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मैं इन शॉर्ट लिख दिया यहाँ पर O2। इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का अगर आप मास देखें तो वो ऑब्वियसली होगा ये नंबर इनटू एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास, मतलब 31.998 U। मैं एक बार लिख ही लेता हूँ। दैट विल बी इक्वल टू 6.02214076 इंटू 10⁻23 इंटू इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इंटू एक मॉलिक्यूल का मास 31.998 U। अब यहाँ पर देखिए, ये जो नंबर है इस नंबर के साथ U को मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलता है। U को जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही ये बन जाएगा ग्राम। ये बराबर हो जाएगा 31.998 इतना ग्राम। अगर किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ये अगर पता हो तो फिर हम ये कह सकते हैं इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मास कितना होगा। सिर्फ U को ग्राम में कन्वर्ट कर देना होता है। और इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है, मतलब 6.02214076 इंटू 10⁻23
23, 10 to the power 23, so 10 to the power 23 इतने पार्टिकल्स को, पार्टिकल एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कहा जाता है एक मोल। एक मोल मतलब एक मोल अगर कार्बन की बात किया जाए तो कार्बन तो एटॉमिक फॉर्म में होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो होता नहीं है। सो एक मोल अगर कार्बन की बात किया जा रहा है मतलब इतने कार्बन एटम्स की बात किया जा रहा है। अगर एक मोल डाई ऑक्सीजन की बात किया जा रहा है मतलब ऑक्सीजन इन मॉलिक्यूलर फॉर्म या सिर्फ भी ऑक्सीजन अगर कहा जाए तो वो बड़ा इंट्रिंसिक चीज़ है कि ऑक्सीजन चूँकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात किया जा रहा है। सो एक मोल अगर डाई ऑक्सीजन कहा जाता है स्पेसिफाई करने के लिए, बाय फोर्स स्पेसिफाई किया जाता है। सो एक मोल डाई ऑक्सीजन की बात अगर किया जाए इसका मतलब 6.022140076 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन की बात किया जा रहा है, जिसे कि कहा जाएगा एक मोल ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली एक मोल ऑफ हाइड्रोजन, प्रिसाइजली मोर स्पेसिफिकली कहते हैं एक मोल ऑफ डाई हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दो एटम मिलके मॉलिक्यूल बना। सो अगर एक मोल डाई हाइड्रोजन की बात किया जाए तो इसका मतलब यही निकल के आएगा इतना नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। एक मोल पानी की अगर बात किया जाए तो वहाँ स्पेसिफाई करने की तो ज़रूरत नहीं है कि वहाँ मॉलिक्यूल होगा या एटम होगा, पानी तो कंपाउंड है तो मॉलिक्यूल ही होगा। सो एक मोल पानी की अगर बात किया जाए तो इसका मतलब होगा इतने नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल। सो इसे एक मोल कहा जाता है। इस नंबर को, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एक मोल कहा जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा मिसकंसेप्शन होता है कि जब इनिशियली मोल बताया जाता है तो हम लोग थोड़ा कैजुअल हो जाते हैं और हम लोग कह देते हैं दिस नंबर इज इक्वल टू 1 मोल। ये नंबर मोल नहीं है, नंबर कभी मोल नहीं हो सकता, बिकॉज मोल जो है इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, स्पेसिफाई किया गया है इस फिजिकल क्वांटिटी को। SI यूनिट में अगर आप देखें तो मोल को स्पेसिफाई किया गया कि एक फिजिकल क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी की तरह उसे लिया गया है। वो एक प्योर नंबर नहीं हो सकता। प्योर नंबर के लिए प्योर नंबर कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है। फिजिकल क्वांटिटी के पास कुछ ऐसा डायमेंशन होता है, फिजिकल डायमेंशन होता है। नंबर इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। नंबर प्योर नंबर होता है, वो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है। सो मोल इज नॉट एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स माइट बी एटम, पार्टिकल हो सकता है मॉलिक्यूल हो, लेकिन इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब हो तब कहा जाएगा एक मोल। मोल इज नॉट अ प्योर नंबर। ये प्योर नंबर पाई, ई, ऑयलर्स नंबर, इसके जैसा प्योर नंबर नहीं है। 2 3 4 5 6 7 8 इसके जैसा प्योर नंबर नहीं है। सो ये शुरू में ही जान लेना बेहतर है, क्योंकि समटाइम्स कभी कभी आपको पर मोल के साथ डील करना होगा। तो पर मोल के साथ डील करना होगा उस समय जो इंट्यूटिव सेंस है, फिजिक्स का इंट्यूटिव सेंस, वो फेल हो जाएगा अगर आप इसे प्योर नंबर की तरह ट्रीट करेंगे तो। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि ये जो है इट इज़ नॉट अ प्योर नंबर, इट इज़ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सच नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज़ 1 मोल। सो ये जो है दिस नंबर इज़ कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। और इतने नंबर ऑफ पार्टिकल से एक मोल बनता है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है मोलर मास का। मोलर मास का मतलब होता है एक मोल सब्सटेंस का मास कितना होगा। तो कार्बन का एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास अगर 12.011 U होगा तो कार्बन का मोलर मास होगा 12.011 ग्राम। एक मोल कार्बन मतलब इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इतने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, उसका मास कितना होगा। ऑब्वियसली ये जो नंबर है U के जगह ग्राम से सब्सटीट्यूट कर देंगे हम लोग। सो इतना ग्राम। अगर एक मोल डाई ऑक्सीजन की बात किया जाए, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मतलब एक डाई ऑक्सीजन का मास होगा 31.998 U। सो एक मोल डाई ऑक्सीजन की अगर बात किया जाए मतलब इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो फिर ऑब्वियसली वो बराबर हो जाएगा 31.998 U के जगह पे ग्राम। सो ये जो मास होता है इसे मोलर मास कहा जाता है, मोलर मास।
सो मोलर मास को हम कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मोलर मास किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास होता है एक मोल उस सब्सटेंस के एक मोल के मास के बराबर। यहाँ से अब हम लोग कुछ मोलर मासेस पता करेंगे। मोलर मास पता करेंगे पानी का, मोलर मास पता करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, और मोलर मास पता करेंगे मीथेन का। सो यहाँ पर आप देखें एटॉमिक मास जो है, एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है हाइड्रोजन का, एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है ऑक्सीजन का, और एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है कार्बन का। ये ज़रूरत होगा क्योंकि जब मोलर मास की बात किया जाएगा मतलब एक मोल ऑफ H2O, तो एक मोल ऑफ H2O का मास कितना होना चाहिए? अगर हम एक मॉलिक्यूल का मास पता कर ले, वहाँ पर U को अगर G से सब्सटीट्यूट कर दे तो एक मोल का मास पता चल जाएगा। सेम लॉजिक यहाँ पर भी, सेम लॉजिक यहाँ पर भी। मतलब यहाँ पर H2O का सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास हमें पता करना होगा। पहले के लिए मॉलिक्यूलर मास सबसे पहले हमें पता करना होगा। मतलब एक मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कितना होगा आप पता कीजिए एक बार वीडियो को पॉज करके। ये किसके बराबर होगा? यहाँ पर देखिए एक ऑक्सीजन एटम है। आई थिंक आपने कोशिश कर लिया होगा, चेक कर लीजिए अपना आंसर। एक ऑक्सीजन एटम होगा जिसका मास होगा 15.999 U, 15.999 U, और दो हाइड्रोजन एटम्स होंगे। एक हाइड्रोजन एटम 1.008 U मास का होगा, और दो एटम्स हैं तो दो से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। हम जब जोड़ेंगे इसे तो हम पाएंगे ये होगा 15.999 U प्लस इसे दुगना करने से हमें मिलेगा 2.016 U। इन दोनों को जोड़ देने से जो आएगा ये, इन दोनों को जोड़ने से आएगा 18.015। इतना U। ये हो गया पानी का मॉलिक्यूलर मास, मतलब एक पानी के मॉलिक्यूल का मास। दैट मीन सो 1 मोल ऑफ H2O, इसका जो मास होगा यहाँ पर मोलर मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O, इसी को मोलर मास कहा जाएगा। मोलर मास ऑफ H2O, molar mass of H2O, and that is obviously equal to 18.015 इतना ग्राम। अब एक और हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, फिर तीसरा वाला आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, CO2। सबसे पहले हम क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर मास पता करेंगे। मॉलिक्यूलर मास, molecular mass of CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑब्वियसली ये किसके बराबर होगा? कार्बन एटम है, दो ऑक्सीजन एटम्स हैं। एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का मास, जिसमें कि एक कार्बन का मास होगा प्लस दो ऑक्सीजन एटम का मास होगा। कार्बन का जो मास होता है, एवरेज मास जो होता है 12.011 U होता है, और ऑक्सीजन का जो मास होता है ऑक्सीजन इंटू 2 15.999 इतना U होता है। अब ये बन गया 12.011, और प्लस इसे दुगना करने से हमें मिलेगा 31.998 U। इनको जोड़ेंगे अगर 11 तो 2 9 32 और 12 44, 44.009 इतना U बनेगा। 44 और ये 11 2 9, हाँ, तो इतना U बन गया। ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, 44.009 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। अब यहाँ से अगर हम मोलर मास पता करते हैं, मोलर मास इसी को ग्राम में रिप्रेजेंट कर देना। मोलर मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू 44.009 इतना
ग्राम। सो इस तरह से हम इसे पता करते हैं। अब CH4 जो है इसे भी आप अपने से पता कर सकते हैं बड़े आसानी से। कार्बन के लिए ये और 4 हाइड्रोजन एटम है तो इतना इंटू 4, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 और फिर उसे ग्राम में रिप्रेजेंट कर दे, U को ग्राम से सब्सटीट्यूट कर दे तो वो उसका मोलर मास बन जाएगा। अब आते हैं स्टोइकियोमेट्री पे। स्टोइकियोमेट्री जो है ये डील करता है जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो कितना रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहा है और कितना प्रोडक्ट बना रहा है। इसे मास में भी मेज़र किया जा सकता है, वॉल्यूम में भी मेज़र किया जा सकता है। वॉल्यूम में तब किया जाता है जब सब गैसेस हो, मतलब रिएक्टेंट्स भी गैसेस हो और प्रोडक्ट्स भी गैसेस हो, उस समय वॉल्यूम में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है क्योंकि सारे गैसेस जो है STP में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेस करता है, सेम वॉल्यूम सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेस करता है। इस कॉन्सेप्ट से हम वॉल्यूम भी वहाँ वॉल्यूम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर गैसेस के बीच रिएक्शन हो तो। नॉर्मली स्टोइकियोमेट्री जो है ये डील करता है कि रिएक्टेंट्स, एक रिएक्टेंट का कितना मास दूसरे रिएक्टेंट के कितने मास के साथ रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट के तौर पे कितना मास देगा। सो ये होता है स्टोइकियोमेट्री। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं एक केमिकल इक्वेशन से, वही जो इक्वेशन हमने शुरू में देखा था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन हो रहा है और पानी बन रहा। सो यहाँ पर इसे सबसे पहले तो हमें बैलेंस करना होगा, ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन है तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2, यहाँ 1 को हम लिखते नहीं हैं और यहाँ 2, ये अब बैलेंस्ड हो गया। इसे अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है, जैसे कि एक इंटरप्रिटेशन इसका ये होगा जो हमने शुरू में देखा था कि दो मॉलिक्यूल्स, मुझे बहुत छोटा लिखना पड़ रहा है, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करेगा। आई थिंक आपको ठीक से दिख रहा होगा। और ये रिएक्ट करके हमें क्या देगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। इसका एक और इंटरप्रिटेशन होगा। एक और इंटरप्रिटेशन ये होगा कि अगर हम इस पूरे इक्वेशन को 6.0221407 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 मोल ऑफ H2, क्योंकि 2 इंटू दैट नंबर अवोगाद्रो नंबर से हम पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो 2 इंटू अवोगाद्रो नंबर मतलब 2 मोल बन गया H2 का। सो 2 मोल्स, ऐसे भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ, यहाँ पर भी वो अवोगाद्रो नंबर मल्टीप्लाइड होगा। सो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, इन दोनों के रिएक्शन में हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने से 2 मोल्स ऑफ H2O। सो H2O का 2 मोल हमें यहाँ पर मिलेगा प्रोडक्ट के तौर पे। ये भी इसका इंटरप्रिटेशन हो सकता है। और एक बात देखिए, यहाँ पर हमें पता है कि STP में, सो ये वाला जो स्टेटमेंट अभी हम लोग लिखेंगे, ये वाला स्टेटमेंट वैलिड फॉर STP, वैसे वैलिड नहीं कहना चाहिए, STP में हमें ऐसा दिखता है इसीलिए हम ऐसा कहेंगे अभी कि तो वैलिड हमेशा ही होगा। सो हमें पता है कि एक मोल का गैस, तीनों देखिए गैसेस है, हाइड्रोजन भी गैस है, पानी भी गैस है और रिएक्शन करके ये वाटर वेपर बनाता है। सो तीनों ही गैस है। अब गैसेस के साथ क्या होता है कि हमें पता है कि 1 मोल का कोई गैस अगर उसे STP में रखा जाए तो उसका जो वॉल्यूम होता है, STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर माना जाता है 0 डिग्री सेल्सियस को, विच इज़ 273.15 केल्विन, और जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है वो होता है 10⁵ पास्कल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सेंस में कहें तो ये होता है 0.987 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है 0 डिग्री सेल्सियस एंड 10⁵ पास्कल। सो उस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में 1 मोल का कोई गैस, इसका जो वॉल्यूम होता है ये होता है 22.7 लीटर। तो ये तो 1 मोल का वॉल्यूम हो गया। यहाँ पर 2 मोल्स है, सो 2 मोल्स है तो इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। सो इसी को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 45.4, 22.7 इंटू 2,
हाँ 45.4 लीटर हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा कितने पानी के साथ, एक मोल कितने ऑक्सीजन के साथ, एक मोल ऑक्सीजन का एसटीपी में वॉल्यूम होगा 22.7 लीटर। और चूंकि 2 मोल H2O दे रहा वो भी गैसेस फॉर्म में है, तो हम कहेंगे इट गिव्स अस 45.4 लीटर ऑफ H2O। सो ऐसे भी इसे इंटरप्रेट किया जा सकता है। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर 2 मोल चुकी है, 2 मोल, यहाँ पर 1 मोल है। सो इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 मोल ही, अगर मान लें 2 मोल यहाँ पर ना होता, अगर कहा जाए 4 मोल का H2 मतलब 4 मोल का हाइड्रोजन कुछ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और पानी बना रहा है, तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे, वहाँ पर हम इसे ऐसे भी तो कह सकते हैं कि 4 मोल का पानी ये 2 मोल के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। हमने दुगना कर दिया इस स्टेटमेंट को, इस स्टेटमेंट को हमने डबल कर दिया, और फिर ये 4 मोल H2O हमें देगा। सो यहीं से ये भी इंटरप्रेट किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 मोल 1 मोल के साथ ही रिएक्ट करेगा, 4 मोल 2 मोल के साथ रिएक्ट कर सकता है। उसी इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 मोल 3 मोल के साथ रिएक्ट कर सकता है। सो इसी को हम आगे ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और फिर अगर आप वॉल्यूम को देखें तो इस वॉल्यूम वाले केस में भी हम कह सकते हैं, अगर इतना वॉल्यूम, ये तो इसका डबल हो गया ना, 22.7 लीटर का डबल हो गया 45.4 लीटर, और ये भी 45.4 लीटर है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं 2 वॉल्यूम्स ऑफ H2 1 वॉल्यूम ऑफ O2 के साथ रिएक्ट करता है और 2 वॉल्यूम्स ऑफ H2O बना के देता है। कहने का मतलब यह है कि वॉल्यूम की जगह आप मिलीलीटर डाल सकते हैं। 2 मिलीलीटर H2 1 मिलीलीटर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और 2 मिलीलीटर का H2O देगा। हमने इसी एक्सप्रेशन को यूज़ किया है, इसी एक्सप्रेशन को सम नंबर से हमने डिवाइड कर दिया है। 2 लीटर का H2, 2 लीटर का डाईहाइड्रोजन 1 लीटर के डाईऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 लीटर पानी वाटर वेपर दे रहा है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो इसका ऐसा भी इंटरप्रिटेशन हो सकता है। सो इसे ऐसे भी हम कह सकते हैं, या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पर 2x मोल्स, ऐसे भी कह सकते हैं ना, 2x मोल्स, और यहाँ पर 1x मोल, 1 लिखने की तो ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर 2x मोल्स, ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। 2 वॉल्यूम ऑफ H2 रिएक्ट्स विथ 1 वॉल्यूम ऑफ O2 टू गिव 2 वॉल्यूम ऑफ H2, या फिर 2x मोल्स ऑफ H2 रिएक्ट्स विथ 1x मोल ऑफ O2 टू गिव 2x मोल्स ऑफ H2O, हम ऐसा भी कह सकते हैं। सिचुएशन पे निर्भर करता है, ये कैसा सिचुएशन है उस हिसाब से हमें इसे इंटरप्रेट कर लेना होता है, हमें उस हिसाब से इसे इंटरप्रेट करना होता है। मान लिया आपको इक्वेशन दिया हुआ है और कहा गया कि 45.4 लीटर हाइड्रोजन कितना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, या उसे 30 लीटर ऑक्सीजन के साथ मिला दिया गया तो कितना पानी बनेगा। अब 30 लीटर के साथ मिला दिया तो उसमें सिर्फ 22.7 लीटर के साथ ही वो रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट वही हमें इंडिकेट कर रहा है। अब बाकी बचेगा कितना, ऐसा भी सवाल हो सकता है। तो जब वॉल्यूम वाला क्वेश्चन रहेगा वहाँ पर हम इसी स्टेटमेंट को इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे। अब मोल वाला अगर क्वेश्चन मोल वाला हो, एक कंडीशन ऐसा रहे कि एक का नंबर ऑफ मोल बताया गया है, जैसे कि मान लीजिए कहा गया कि 4 मोल का हाइड्रोजन कितने मोल के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, इस वाले इक्वेशन के हिसाब से, तो ऑब्वियसली हम लोग ये वाला स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। ये वाला स्टेटमेंट, इसी को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 मोल 4 मोल बन जाएगा। तो सिचुएशन जो है उस सिचुएशन के हिसाब से हमें इसे इंटरप्रेट करना होता है। और यहाँ पर एक और बात कि समटाइम्स, कभी हमें इसे ग्राम में भी रिप्रेजेंट करना होता है। ग्राम में रिप्रेजेंट करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए हमें मोलर मास पता होना होता है। जैसे कि H2 का मोलर मास, वैसे होता तो ये H2 का मोलर मास 1.008 होता है, 008 U होता है। आई एम सॉरी, ये तो एटॉमिक मास हो गया, तो मोलर मास हो जाएगा 2.016 U। ये H2 हाइड्रोजन का मोलर मास होता है। सो
इतना होता है, लेकिन इसे हम अप्रॉक्सीमेटली 2 मान के चलेंगे, और ऑक्सीजन का जो 15.999 होता है उसे हम 16 मान के चलेंगे। अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो 32 मान के चल रहे हैं। आसान होगा समझना, आप समझ जाइए कि वो मैंने उसे राउंड ऑफ कर दिया है, क्योंकि अभी हमें कॉन्सेप्ट समझना है सिर्फ। तो यहाँ पर देखिए 2 मोल्स ऑफ H2। अब H2 का अगर मॉलिक्यूलर मास देखें, H2 का मॉलिक्यूलर मास मैं राउंड ऑफ कर दे रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ 2, तो इतना U हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास है इतना U है। सो अगर हाइड्रोजन का मोलर मास देखें, सो हाइड्रोजन का मोलर मास होगा 2 ग्राम, एक मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास होगा 2 ग्राम। सो वहाँ से हम कह सकते हैं 2 मोल हाइड्रोजन का जो मास होगा, 2 मोल हाइड्रोजन का मास होगा 4 ग्राम। 2 मोल हाइड्रोजन का मास होगा 4 ग्राम, 1 मोल हाइड्रोजन का मास होगा 2 ग्राम, 2 मोल हाइड्रोजन का मास होगा 4 ग्राम। ऑक्सीजन 16 मान के चलते हैं 15.999 को, तो एक ऑक्सीजन एटम 16U, 2 ऑक्सीजन एटम मिलके एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का तो 32U। सो एक मॉलिक्यूल 32U का हो गया, मतलब ऑक्सीजन का मोलर मास 32 ग्राम का हो गया। ऑक्सीजन का मोलर मास 32 ग्राम पर मोल होता है। सो 32 ग्राम, यहाँ पर देखिए 1 मोल है, सो 32 ग्राम, 32 ग्राम। 4 ग्राम हाइड्रोजन मतलब 2 मोल का हाइड्रोजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन, यानी कि 1 मोल के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें क्या देगा, 2 मोल का पानी देगा। ऑब्वियसली अगर आप पानी का मॉलिक्यूलर मास देखें तो ये हो जाएगा 16 + 2 18, 18 × 2 36, और 4 और 32 जोड़ने से 36 ही होता है। सो 36 ग्राम ऑफ H2O। हम इसे ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, सिर्फ इंटरप्रेट करने के लिए हमें मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास जैसा भी सिचुएशन होगा वो पता होना होता है। अब 4 ग्राम मतलब हमेशा 4 ग्राम होगा, इसका कोई मतलब नहीं। आप इस रेशियो को देख ले, हो सकता है यहाँ पर 40 ग्राम रहे, यहाँ पर 40 ग्राम रहेगा तो ये 320 ग्राम हो जाएगा, ये 360 ग्राम हो जाएगा। तो सिचुएशन डिपेंडेंट होगा वहाँ पर। ये तो एक बेसिक फर्स्ट स्टेटमेंट जो हम यहाँ से पहुँच सकते हैं वो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये। यहाँ से अगर कहा जाए कि 2 ग्राम हाइड्रोजन कितना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो इस स्टेटमेंट से फिर हम आगे बढ़ सकते हैं ना, आधा कर देंगे इसे। तो 4 ग्राम अगर 32 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा तो 2 ग्राम फिर 16 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा। तो सिचुएशन पे हम उसे मोल्ड करते हैं सिचुएशन को, जैसा सिचुएशन होगा हम स्टेटमेंट को उस तरह से मोल्ड कर देते हैं और हम उस तरह के सिचुएशन में प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर मान लें 3 मोल्स ऑफ इथेन है C2H6, हमें ये पता करना होगा कि कार्बन एटम कितना मोल होगा, हमें ये पता करना होगा कि हाइड्रोजन एटम जो है कितना मोल होगा, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। ये सबसे पहले पता किया जा सकता है, सबसे अच्छा होगा ये सबसे पहले पता करना। ये NCERT का एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.10, पॉइंट के बाद 10 कहना बड़ा अजीब लगता है, एक्सरसाइज 10 ऑफ चैप्टर 1। सो NCERT से लिया गया है। और आप ये जो प्लेलिस्ट है इस चैप्टर का, ये प्लेलिस्ट पे आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। उन वीडियोस का लिंक आपको मिलेगा। मैं भी कभी अगर हम लोग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी सॉल्व करते हैं, नीट JEE वगैरह के लिए, तो वो सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो हमेशा याद रखें, प्लेलिस्ट जो है एक ना एक बार उसे खोलिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक होता है। सो वहाँ पर खोल के एक बार देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में क्या अवेलेबल है। तो यहाँ से सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन हम पता कर सकते हैं। जैसे कि गिवन सिनेरियो क्या है कि 3 मोल्स ऑफ C2H6, इथेन C2H6। अब 3 मोल का मतलब क्या होगा, 1 मोल का मतलब कितना होगा, 1 मोल का मतलब होगा अवोगाद्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट इज इक्वल टू 3 × 6.022140076। मैं बहुत प्रिसाइजली लिख रहा हूँ। नॉर्मली आप जब लिखेंगे, नॉर्मली डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट अनफ होता है। सो नॉर्मली हम लोग 6.022 × 10⁻23 लिख देते हैं। वही कर देते हैं इस बार, चलिए इसको हटा देते हैं।
मैं इसे यहाँ से ऐसे एक्सप्लिसिटली हटा रहा हूँ, मतलब मैं प्रिसिशन को थोड़ा घटा दिया यहाँ पर। अब ये तो हो गया, ये 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ये एक मोल को रिप्रेजेंट करता है, तो 3 इंटू दिस नंबर, ये 3 मोल को रिप्रेजेंट करेगा, दिस नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोर्स, इसीलिए ऑफ C2H6 लिखा हुआ है। सो इतने पार्टिकल्स ऑफ C2H6। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन इन 3 मोल्स ऑफ इथेन, तो ये हो जाएगा इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये तो तीसरा वाला जो क्वेश्चन था, अब पहला वाला एक बार देख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स। अब यहाँ पर देखिए इतने मॉलिक्यूल्स हैं, या थोड़ा बेहतर अगर लिखे तो इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6। अब देखिए इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6 में कार्बन एटम कितना होगा। सो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये कितना होगा। एक कार्बन एटम में देखिए एक मॉलिक्यूल C2H6 मतलब इथेन, एक इथेन मॉलिक्यूल में देखिए 2 कार्बन एटम है, एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम है, तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स में कितने कार्बन एटम होंगे। तो दिस नंबर इंटू 2, सो दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 6.022, मैंने प्रिसिशन थोड़ा घटा दिया, 10⁻23 इंटू 2। सो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और एक मॉलिक्यूल में इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह का है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम एक्सप्लिसिटली कहा गया, हाइड्रोजन एटम, ऑब्वियसली ये एटॉमिक फॉर्म में ही है, मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम ही लगा हुआ है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं लगा हुआ होता है। सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स and that is equal to this number, इतना number of molecules 022 into 10⁻23, इतना number of molecules into एक मॉलिक्यूल में 6 हाइड्रोजन एटम। तो इसे कैलकुलेट कर लें आप मल्टीप्लाई करके, सो इतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा कठिन है, पर इसे सॉल्व करेंगे तो ये उतना भी कठिन नहीं है। यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक जो कैलकुलेशन है उसे हमें यूज़ करना होगा, थोड़ा सा मोल का भी आइडिया वैसे ना रहे तो भी चलेगा, तो भी ये सॉल्वेबल है। बहुत ज़्यादा मोल का आइडिया ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ से, हाँ एक जगह तो मोलर मास का तो सेंस होना होगा यहाँ पर। सो अगर मैं इस इक्वेशन को, जो कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच रिएक्शन हो रहा है और अमोनिया बन रहा है। हमें ये कैलकुलेट करना होगा मास ऑफ अमोनिया। अगर 2.00 इंटू 10⁻³ ग्राम मतलब 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम नाइट्रोजन के साथ हम 1 किलोग्राम हाइड्रोजन को मिला दें तो कितना अमोनिया बनेगा। नॉर्मली हमें लगता है कि 2 किलोग्राम और 1 किलोग्राम मिल गया तो 3 किलोग्राम अमोनिया बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, जो कि पूरी तरह से ये रिएक्शन नहीं होगा। 2 किलोग्राम नाइट्रोजन 1 किलोग्राम हाइड्रोजन को ही कंज्यूम कर लेगा, इसका तो कोई मतलब नहीं है, कुछ ना कुछ बचा हुआ रह सकता है, पूरा रिएक्शन होने के बाद कुछ बचा हुआ रह सकता है। सो ज़बरदस्ती तो कोई एटम जाके जुड़ेगा नहीं, वहाँ पर अवेलेबल है तो एटम जाके जुड़ ही जाएगा, इसका तो कोई मतलब है नहीं। जितना रिएक्शन में कंज्यूम हो सकता है उतना ही कंज्यूम होगा। यहाँ पर अगर आप इस इक्वेशन को देखें, सो N2 डाइनाइट्रोजन और इसके साथ H2, इसका रिएक्शन हुआ और NH3 बना। और यहाँ पर आप देखें, अगर मैं इसे बैलेंस करने की कोशिश करूँ तो यहाँ 3 लगाऊंगा और यहाँ 2 लगाऊंगा, सो ये बैलेंस्ड हो गया। सो इस इक्वेशन को देखिए यहाँ पर, तो देखिए 2 नाइट्रोजन
मतलब एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है। अब वहाँ पर अगर 17 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अवेलेबल रहे तो 17 के साथ तो वो कंबाइन करके मॉलिक्यूल नहीं बना सकता है। मतलब ऐसे सिचुएशन में हो सकता है कुछ बचा हुआ रहे, मेरा कहने का यही मतलब है, हो सकता है कुछ बचा हुआ रहे, ये ध्यान रखना होता है। सो जैसे ही हम इक्वेशन को लिखते हैं वैसे ही हम इसे कुछ ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं ना कि ये कहता है एक मोल ये कह रहा है कि 1 मोल ऑफ डाइनाइट्रोजन 3 मोल्स ऑफ डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल्स का NH3 बनाता है। ये भी हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। यहाँ 1 मोल 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, 2 मोल अमोनिया बनाया। अब यहाँ पर हमें अगर इसे ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, देखिए ग्राम में दिया हुआ है ना, इतना नाइट्रोजन है और इतना हाइड्रोजन है, तो जब ग्राम में दिया हुआ है तो इसी स्टेटमेंट को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, मतलब मोलर मासेस का यूज़ करना होगा। अब मोलर मास मैं यहाँ पर, चूँकि हम लोग यहाँ कॉन्सेप्ट ग्रास्प करने वाले हैं तो इसीलिए मैं यहाँ पर डेटा जो है सिंपल रखूँगा। नाइट्रोजन का जो एवरेज एटॉमिक मास होता है वो होता है 14.007, पर मैं उसे 14.007 नहीं मानूंगा, मैं 14 मान के चलूँगा। हाइड्रोजन के लिए 1.008 जो एवरेज एटॉमिक मास होता है उसे मैं 1 मान के चलूँगा, ताकि वो जो कॉम्प्लिकेसी है, डिवाइड करते समय एक कॉम्प्लिकेटेड नंबर जो होगा डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, सो डिवाइड करना वहाँ पर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो आपका ध्यान कॉन्सेप्ट पे ना हो कि वो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। इसीलिए मैं नाइट्रोजन का एटॉमिक मास जो है इसे 14 मानूंगा। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास नहीं है, यहाँ N2 मतलब मॉलिक्यूल है, एटॉमिक मास की बात कर रहा हूँ। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास मैं 14 मानूंगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास मैं 1 मानूंगा, ताकि आपका पूरा ध्यान इस कॉन्सेप्ट में रहे सिर्फ। हाँ, इसका जो आंसर है, चूँकि NCERT का 24th क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, तो इसका आंसर अगर आप चेक करेंगे तो शायद 1 डिजिट इधर उधर हो सकता है। जहाँ 14.007 को 14 माने, हाइड्रोजन का 1.008 को अगर 1 माने, तो फिर यहाँ पर U लगाना चाहिए ना मुझे। तो फिर यहाँ पर ऐसा हो सकता है 1 डिजिट इधर उधर हो जाए। सो यहाँ पर 1 मोल नाइट्रोजन का मतलब कितना होगा? 1 मोल नाइट्रोजन का मतलब होगा 28 ग्राम, क्योंकि ये नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है, एवरेज एटॉमिक मास है। मॉलिक्यूलर मास अगर देखें तो N2 मॉलिक्यूलर मास अगर देखें तो 28U होगा, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास अगर देखें तो 2U होगा। सो N2 1 मोल का डाई नाइट्रोजन का मास होगा, चूँकि उसका मॉलिक्यूलर मास होता है 28U, तो उसका मोलर मास होगा U के जगह ग्राम, सो 28 ग्राम। यहाँ पर 3 मोल डाई हाइड्रोजन का मोलर मास होगा 2 ग्राम, 3 मोल का हाइड्रोजन मतलब 6 ग्राम हाइड्रोजन। सो 28 ग्राम का नाइट्रोजन 6 ग्राम के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, और यहाँ पर NH3 का मोलर मास, वैसे सीधा जोड़ सकते हैं, 34 हो जाएगा, यहाँ पर सीधा जोड़ दें 34 ग्राम। यहाँ पर आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नाइट्रोजन का 14, एक एटम 14 और 3 हाइड्रोजन का एटम मतलब 1 तो 17 हो गया। NH3 का जो मॉलिक्यूलर मास हो गया 17U हो गया, और 2 मोल है, तो 1 मोल 17 ग्राम हो गया, 2 मोल 34 ग्राम हो गया। सो 28 ग्राम का नाइट्रोजन 6 ग्राम के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 34 ग्राम अमोनिया देगा, लेकिन इतना तो है नहीं अवेलेबल, या फिर इस अमाउंट में तो अवेलेबल है नहीं। यहाँ पर 2.00 × 10³ ग्राम डाइनाइट्रोजन है, तो मतलब एक नंबर से हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करके इस नंबर को लाना होगा। सो इस नंबर को हम कैसे ला सकते हैं यहाँ पर? सो इस नंबर को लाने के लिए हमें इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा। सबसे पहले तो आप एक चीज़ देखें कि यहाँ पर कौन पूरा कंज्यूम हो जाएगा और कौन बचेगा। कॉमन सेंस लगा दें आप,
वैसे कॉमन सेंस अगर नहीं लगाएं, हम आर्बिट्ररीली किसी को लेकर चले तो फिर हो सकता है हम अटक जाएं, तो उस समय हम समझ जाएंगे कि हमने जिसे माना है कि वो बचने वाला था वो नहीं, बल्कि दूसरा जो सब्सटेंस है वो बच रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मानता हूँ कि नाइट्रोजन जो है कम्प्लीटली यहाँ पर एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा, कम्प्लीटली पार्टिसिपेट कर लेगा और हाइड्रोजन बचा हुआ रहेगा, उस सेंस में हम अगर यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो कुछ देर चल के हम रुक सकते हैं, मतलब अटक सकते हैं। तो वहाँ हम समझ जाएंगे कि नहीं, हमने गलत अज्यूम कर लिया, हमें ये अज्यूम करना था कि हाइड्रोजन जो है वो पूरी तरह से कंज्यूम होगा, नाइट्रोजन बचा हुआ रहेगा। तो ऐसे भी आर्बिट्ररी भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर होता है शुरू में ही कॉमन सेंस लगा लेना। अब देखिए नाइट्रोजन जो है अवेलेबिलिटी, आप देखिए नाइट्रोजन डबल है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन आधा है, अवेलेबिलिटी वो है जितना नाइट्रोजन है मास में उसका आधा हाइड्रोजन है। और जो रिएक्शन होता है वो देखिए किस तरह से रिएक्शन होता है। 28 मतलब हम इसका 4 भाग कर सकते हैं। 28 का 4 भाग अगर हम करें, 28 ग्राम नाइट्रोजन है, उसका 1/4 से भी कम वो हाइड्रोजन कंज्यूम करता है। नाइट्रोजन 28 ग्राम नाइट्रोजन अगर 6 ग्राम हाइड्रोजन को कंज्यूम करके अमोनिया बनाता है, तो हम कह सकते हैं जितना नाइट्रोजन है अवेलेबल वो अपने 1/4 1/4 से भी थोड़ा कम अमाउंट का हाइड्रोजन को कंज्यूम कर सकता है मास के सेंस में। अवेलेबिलिटी कितना है? आधा हाइड्रोजन है, मतलब जितना कंज्यूम 1/4 से भी कम वो कंज्यूम कर सकता है अवेलेबल आधा, तो बचेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बचा हुआ रहेगा। सो रिलेटिव अमाउंट हाइड्रोजन का ज़्यादा है, सो यहाँ से हाइड्रोजन बचा हुआ रहेगा। मतलब हम ऐसे इस तरह से आगे बढ़ेंगे कि हम नाइट्रोजन को पूरी तरह से कंज्यूम करवाने वाले हैं। मतलब इस 28 ग्राम को 2 किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब हम इस पूरे इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2.00 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 28, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 2000/28 इससे हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशन को। जैसे ही हम ऐसा करते हैं वैसे ही ये जो नंबर है इसके साथ मल्टीप्लाई करने से ये तो बन गया 2.00 इंटू 10⁻³ इतना ग्राम बन गया। अब ये कितना बनेगा, इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा 6, इसे पहले मैं लिख लेता हूँ, 6 को इसे मैं पहले लिख लेता हूँ, 6 डिवाइडेड बाई 28, इसे हम कह सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 14, 3/14, 6/28, 6 डिवाइडेड बाई 28 इंटू 2.00 इंटू 10⁻³ इतना ग्राम। हमने इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस नंबर को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना होगा। मैं यहाँ एरो लगा दूँ, ये इसी को हम यहाँ तक ले आ रहे हैं। और ये जो है जो कि अमोनिया का अमाउंट बताएगा 34 डिवाइडेड बाई 28, 34 डिवाइडेड बाई 28, इसे रिड्यूस कर लेते हैं यहीं पर, तो 17 डिवाइडेड बाई 14, 17 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 2.00 इंटू 10⁻³ ग्राम। सो देखिए 2 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है इतना अमाउंट के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और इतने अमाउंट में वो देगा अमोनिया। पहला क्वेश्चन यही पूछा गया है कि अमोनिया कितना बनेगा, मतलब इसे हमें कैलकुलेट करना होगा अभी। सो 17 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 14, सो हम इसे अभी कैलकुलेट कर रहे हैं। 17 इंटू 2 इज़ 34, 14 से डिवाइड करना है हमें, 14 दूनी 28, 6 0 पॉइंट लगा दें, डेसिमल पॉइंट, और ये 4 56 एंड यहाँ 4 0 और 14 लगभग 3, क्योंकि ये 42 होगा, राउंड ऑफ करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। यहाँ ऐसे नॉर्मली डिवीजन नहीं करते, बड़ा लिखते नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस बता रहा है। सिर्फ 40 से 42 बना तो राउंड ऑफ करेंगे इस नंबर को, जो भी बनेगा उसे राउंड ऑफ करेंगे तो 2.43 आएगा। सो दिस इज इक्वल टू 2.43 इंटू 10⁻³
इतना ग्राम अमोनिया बनेगा। और अगर आप इसे कैलकुलेट करें, वैसे इसे कैलकुलेट करेंगे या डायरेक्टली आप पता करेंगे अनरिएक्टेड रिएक्टेंट। तो अनरिएक्टेड रिएक्टेंट जो है ये ऑब्वियसली हाइड्रोजन है, जो कि थोड़ा बचा हुआ रहेगा। और कितना बचा हुआ रहेगा, आपको अवेलेबल कितना किया गया था, 1 × 10⁻³ ग्राम, मतलब 1 किलोग्राम आपको अवेलेबल किया गया था, आपको प्रोवाइड किया गया था। आपने इतना कंज्यूम किया है, आपको इतना अवेलेबल करवाया गया था। तो आपके पास बचा हुआ कितना रहेगा, अनरिएक्टेड कितना बचा हुआ रहेगा। तो अनरिएक्टेड कितना बचा हुआ रहेगा, इसी चीज़ को एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं। सो 3 × 2 6 डिवाइडेड बाई 14, 6 डिवाइडेड बाई 14 × 10⁻³ ग्राम। ये रिएक्शन हो गया, इतना का रिएक्शन हो गया, और आपको अवेलेबल किया गया था इतना, आपको प्रोवाइड किया गया था इतना। सो अनरिएक्टेड जो होगा, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दे। सो हम किससे किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1.00 × 10⁻³ ग्राम से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक बार मैं देख लेता हूँ डेटा। 6 डिवाइडेड बाई 14 × 10⁻³ ग्राम। सो 10⁻³ को बाहर निकाल देते हैं और इसे 1 कंसीडर कर लेते हैं। 1 है ही, ये वैसे 1 ही है। 1 - 6.6 डिवाइडेड बाई 14, और मैं बाद में 10⁻³ ग्राम इसके साथ ऐसे मैं लिख देता हूँ, × 10⁻³ ग्राम। ओके, सो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा 8/14 × 10⁻³ ग्राम। सो इसे हम 80/14 भी कह सकते हैं, डिवीजन थोड़ा आसान हो जाएगा। 80/14 × 10⁻² हो जाएगा। ये यहाँ से एक 10 हमने उधार लिया, 8 को दे दिया तो 80 हो गया। ये यहाँ से 10 चला गया तो 10⁻10 मतलब डिवाइड कर दिया हमने इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये हो गया। अब 80 डिवाइडेड बाई 14, सो 5 70 10 डेसिमल पॉइंट 0, ये हो जाएगा 7 ये नियरली, अगर यहाँ पर 1 हो जाएगा 1, और यहाँ पर 14। देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट इधर उधर हो सकता है। सो मैं 5.71 लिख देता हूँ। मे बी ये 5.72 या 5.70 हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमने वहाँ पर बहुत सारा डेटा जो है चॉप कर दिया था। 1.008 की जगह हमने 1 माना, 14.007 की जगह 14 माना, तो एक डिजिट इधर उधर होना कोई बड़ी बात है नहीं। अब यहाँ से हम जब इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये बन गया 80 डिवाइडेड बाई 14 इज़ 5.71 × 10⁻² इतना ग्राम, 571 ग्राम हाइड्रोजन जो है बचा हुआ रहेगा, और बाकी कंज्यूम हो जाएगा। सो अब हम लोग अगले वीडियो में हम लोग परसेंटेज कॉम्पोजिशन पे बात करेंगे कि एक कंपाउंड है, उसमें अगर हमें उसका फार्मूला पता हो तो फिर वहाँ से हम ये भी पता कर सकते हैं कि कितना मास, किस सब्सटेंस का, किस एलिमेंट का कितना मास होगा, उसका परसेंटेज कितना होगा। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिलेगा, और हमेशा की तरह जो प्लेलिस्ट है इस चैप्टर का, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।